प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे थे, जिसमें क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस चैप्टर नंबर 3 में 3.3 आपकी टॉपिक है, जिसका नाम है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। अर्थात जब आपकी जो प्रेगनेंसी है उसे आप चाह रहे हैं कि हम इसे मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होने देंगे, उससे पहले हम समाप्त करना चाह रहे हैं, तो इसकी चिकित्सकीय नियम क्या है, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस चैप्टर को हम लोगों ने जो मानव जनन और स्वास्थ्य है, इस चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 3 टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। 4 टॉपिक, माफ करिएगा, 4 टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे और बचा हुआ 3 टॉपिक आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आने वाला है। अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। पहला है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। ये इसकी हेडिंग है और इसमें आगे की दिशा में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से, यानी गर्भावस्था अगर है उसे जानबूझ करके या स्वैच्छिक, मतलब जानबूझ या स्वैच्छिक, बात एक ही है, रूप से गर्भ का समापन को प्रेरित करना गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहलाता है। या तो जनरल भाषा में गर्भपात कह दीजिए, या इसी को क्या कर दिए, चिकित्सकीय सगर्भता समापन कह दिए, या इसी को एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, अर्थात 4 से 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सकीय सगर्भता संपन्न कराए जाते हैं। ये वो डाटे हैं जो डाटा सरकारी गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचता है। ऐसा डाटा जिसके हिसाब से लगभग 5 करोड़ गर्भपात होते हैं सालाना पूरे विश्व में। लेकिन बहुत से ऐसे गर्भपात होते हैं जिसका डाटा ही नहीं होता है, तो उसके हिसाब से इसे और भी अधिक संख्या में मान सकते हैं, जो कि संसार की कुल सगर्भता का लगभग 1/5 होता है। ठीक, पूरी जितनी सगर्भता होती है उसकी तुलना में लगभग 1/5वां भाग ऐसा है जो एमटीपी में नष्ट हो जाता है, अर्थात ये बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इन्हें गर्भ में ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जो कि संसार भर की कुल सगर्भता का 1/5 भाग है। तथा तथापि ये टीपी, माफ करिएगा, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, ठीक, सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। अब ये बहस है, अलग अलग देशों में अलग है। जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जो सेक्स फ्री कंट्री हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश में जो उसमें सेक्स एक बहुत प्राइवेट चीज है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे आप कई संबंध रख सकते हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पे आप सिर्फ जीवन में एक संबंध रख सकते हैं। तो ये किसी किसी देश में भाई ये जो है क्या कहते हैं, गर्भपात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी देश में इसके सामाजिक, नैतिक, धर्म और धार्मिक मूल्य होने के कारण ये बड़ी घटना है और इसे रोका जाना चाहिए। अब ये दोनों बहस है, कहीं जरूरी है कहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा जो मतलब है, हमारा प्रश्न कुछ आगे है जो अभी हमें मिल जाएगा। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि सागर यानी गर्भपात के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने कदम कब उठाए थे। 1971 में चिकित्सकीय सगर्भता समापन के लिए कानून को स्वीकृति दे दी गई। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या के लिए, और ये क्यों दिया गया था, गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या के लिए, यानी जो लड़कियों का गर्भपात होता था सिर्फ लड़कियों के लिए। जैसे 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की। जब वो चेक कराते थे पता चलता था गर्भ में बेटी है, तो उसका क्या करते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे। तो इसको अंधाधुंध रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी ये ऐसा नहीं है कि रुक गया, अभी भी ये घटना चली रही है, ठीक है। देखिए, बहुत से ऐसे कानून हैं जिसे भारत सरकार के द्वारा जो है कन्वर्ट किया गया, कहने का मतलब है बदला गया, कुछ न कुछ उसमें एविडेंस बदले गए, कुछ उसमें चीजें नई नई डाली गई। तो उसी तरह से इस कानून में भी कुछ बदलाव हुए हैं। कौन सा है, देखिए यहाँ पे।
कह रहा भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट, ठीक, और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता की चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2017 नया नियम आ गया, 71 के बाद 17, ठीक है, अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था से पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। 12 हफ्ते मतलब 3 महीने, 3 महीने के अंदर आप गर्भ को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ निश्चित आधार बनाए गए, जैसे वह बच्चा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ऐसे किसी डिजीज से ग्रसित है तो हो सकता है, या किसी कोई और पैरालाइसिस हो, ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छा ना हुआ हो। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए आप उसका एबार्शन करवा सकते हैं। अगर वह बच्चा अच्छा, इसमें कौन होना चाहिए? एक पंजीकृत डॉक्टर होना चाहिए जो कि सरकारी यानी सरकार के डाटा में वो डॉक्टर की लिस्ट में शामिल होना चाहिए, चाहे वो भले वो क्या कहते हैं, अगर कहते हैं एडहॉक पे काम कर रहा है, उससे नहीं, पंजीकृत होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डॉक्टर क्वालिफाइड रहना चाहिए। कह रहा अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम, 12 हफ्ते से अधिक मतलब 3 महीना से ज्यादा, और 24 हफ्ते से कम अर्थात 6 महीने से कम, यानी 3 से 6 महीने की अवस्था में है अगर कोई गर्भ, तो इस अवस्था में सगर्भता के चिकित्सकीय समापन अर्थात गर्भपात के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेनी चाहिए। कितने? 2 चिकित्सक की सहायता होनी, मतलब राय उसमें जरूरी है, एक राय होना आवश्यक है। गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। कह रहा आप कब कर सकते हैं इस बच्चे का मतलब एबार्शन, गर्भपात कब होगा? जब ये 3 से 6 महीने वाले की बात कर रहे हैं, जब वह निरंतरता गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए कोई जोखिम हो कि पता चला इस बच्चे को मैच्योर करने में महिला ही मर सकती है, ऐसी स्थिति में शारीरिक गंभीर चोट लग गई हो, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का कोई खतरा हो महिला के ऊपर, तो दोनों डॉक्टर जांच करेंगे। अगर उनकी राय एक राय हो जाती कि नहीं, ऐसी कंडीशन में हम बच्चे को गर्भपात करा सकते हैं क्योंकि हमें उस महिला की जिंदगी बचाना है, तो आप गर्भपात करवा सकते हैं। आगे, शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावनाओं का खतरा हो। अगर वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यानी असामान्य बच्चा है, यानी पागल है या कोई और रोग है उसके साथ, और वह समाज के लिए एक समस्या बन सकता है, या बच्चा विकलांग है, गंभीर विकलांगता है, हल्का फुल्का विकलांग तब तो ठीक, गंभीर विकलांगता है, ऐसी खतरा है, तो आप एबार्शन कराने के लिए जा सकते हैं, वरना एबार्शन कराना एक कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। वह डॉक्टर बताएगा कि अगर ऐसी घटना है तो आप करवा सकते हैं। कह रहा है चिकित्सा सगर्भता समापन क्यों, ये प्रश्न है। कह रहा है निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, यानी हम नहीं चाह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो, लेकिन किसी कंडीशन में बच्चे का निर्माण हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन हो चुका है, ऐसी घटना को, अनचाही बच्चा जो हो रहा है जिसे हम नहीं चाह रहे हैं, उस बच्चे को हम नष्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों में असफल करने या बलात्कार जैसी घटनाओं का कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों को हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही अर्थात सगर्भता के 12वें हफ्ते तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण या घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशानी करने वाली बात यह आई कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं।
दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलबेधन का दुरुपयोग है। उलबेधन की तकनीकी इसलिए नहीं आई थी, कल के वीडियो में हमने बताया था कि उलबेधन इसलिए आया था, ये जो एमनोसेंटोसिस कहते हैं, वो तकनीकी इसलिए लाई गई थी कि आप गर्भ में बच्चे की जांच करवा लें, जिससे ये पता चल जाए कि यह बच्चा किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से तो कहीं ग्रसित नहीं है, कहीं ये मेंटली रिटार्ड तो नहीं है, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं, विकलांग तो नहीं है। वो तकनीकी उसके लिए लाई गई थी, मेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए लाई गई थी। लेकिन उसका दुरुपयोग ये हुआ कि लोगों ने उसे सिर्फ लिंग निर्धारण का काम शुरू किया कि लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की है तो उसका एबार्सन होगा, लड़का है तो उसे पाला जाएगा, भले बाद में वो सर फोड़ दे, उससे कोई मतलब नहीं। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता, वही बात जो मैं बोल रहा था, जो कि एक तरह से क्या है, गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने वाली गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त तो हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। अगली हेडिंग है आपकी यौन संचारित संक्रमण यानी मैथुन से होने वाले रोग। कह रहा कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचरित रोग यानी एसटीडीआई या रतिजरोग यानी बीडी अथवा जनन रोग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाक जिसे गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ बी, हाल ही में सर्वाधिक चर्चित और घातक एचआईवी एड्स आज सामान्य यौन संचरित रोग के अंतर्गत आते हैं। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक, इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो चैप्टर ये मानव रोग वाला, तो उसमें सबके बारे में है। इसमें बता दें बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं, बहुत से ऐसे रोग हैं जो वायरल डिजीज है, जैसे कि एचआईवी वायरल डिजीज है और समस्या ये है कि इसके इलाज के लिए अभी प्रॉपर कोई दवा बनी नहीं है। ठीक है, तो ये कई ऐसे रोग हैं जो आपकी समस्या के लिए हैं और ये सब चैप्टर नंबर 8 में हम लोग सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब पे चर्चा होगी। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ तथा एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझा कर प्रयोग वाली सुइयों, टीकों, शल्य क्रिया में औजारों तथा संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित मादा से उसके गर्भस्थ शिशु में संचरित हो सकता है। यकृत शोथ भी जेनेरिक परिसर्प तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि उनकी शुरुआत अवस्था में पहचाना और उसका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक रोग गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का द्रव, दर्द और सूजन आदि से हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अविलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी इनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसीलिए लंबे समय तक इनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना और उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचरित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच और उचित उपचार से रोकता है, जिसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि सोथज रोग पीआईडी, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अपस्थानिक सगर्भता, बंधता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोगों के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं।
वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, अर्थात ये क्लास 12th के बच्चों के लिए कह रहा है, आप तो इसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपयोग तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। आगे बंध्यता, बंध्यता जिसे बांझपन कहते हैं, बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर पूरी चर्चा अधूरी होगी। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे दंपति हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ हैं। इनके का इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि ऐसा प्रायः होता नहीं है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों यानी बंधता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच के में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दी जा सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहलाती है। पात्र निषेचन IVF प्रचार आता है, आप सब देखे होंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET एम्ब्रियो ट्रांसफर ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम से जाना जाता है, इसका प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मक स्थानांतरण अथवा अंडवाहिनी अंतःडिंब वाहिनी फैलोपियन स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहा जाता है। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हो जाता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। उसके बाद जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है, जिसमें दाता के अंडाणु लेकर उन स्त्रियों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसे गिफ्ट कहते हैं, GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण ICSE ठीक दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणुओं को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। बंधता से ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री की वीर्य सेचित कर सकने में योग्य नहीं है, अथवा जिसमें स्खलित वीर्य से शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोषों का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीकी से किया जा सकता है। इस तकनीकी में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र अर्थात शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के यौन में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे गर्भाशयी वीर्यसेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशिष्टीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा और क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता एवं संचालन
हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती हैं। इसीलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश एक कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उसके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय होता है। तो भैया ये था आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम था जनन और स्वास्थ्य। तो आपका कंप्लीट होता है। आप अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।